क्या जेनेटिक एविडेंस ने आर्यन डिबेट को पूरी तरह से सेटल कर दिया है? क्या हाल में राखी गढ़ी स्केलेटन से मिले जेनेटिक एविडेंस ने आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है? क्या है आउट ऑफ इंडिया थ्योरी और क्या इंडिजिनस डेवलपमेंट थ्योरी और आउट ऑफ इंडिया थ्योरी एक ही है? क्या डिफरेंस है आर्यन माइग्रेशन और आर्यन इन्वेजन की थ्योरीज में? जेनेटिक एविडेंस को किस तरह से एनालाइज किया जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, इतिहास कोश के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम 10 फैक्ट्स के थ्रू इन सभी क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आर्यन डिबेट की पहेली को केवल जेनेटिक एविडेंस के बेसिस पर सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। फैक्ट 1, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। आर्यन माइग्रेशन थ्योरी कहती है कि एक ग्रुप ऑफ इंडो यूरोपियन लोग जिन्हें आर्यंस कहा जाता है, लगभग 1500 बीसीई के आसपास सेंट्रल एशिया से इंडिया माइग्रेट हुए। इस थ्योरी का आधार लिंग्विस्टिक और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर है। इसका मतलब है कि भाषा और पुरातात्विक खोजों के जरिए इस माइग्रेशन के बारे में पता चला, लेकिन आजकल जेनेटिक्स का यूज करके इस थ्योरी को फिर से जांचा जा रहा है। जेनेटिक्स हमें पॉपुलेशंस के मूवमेंट्स और उनके आपस में मिक्स होने के बारे में और भी गहरी जानकारी दे सकता है। जेनेटिक स्टडीज से यह समझा जा सकता है कि कैसे डिफरेंट पॉपुलेशंस टाइम के साथ आपस में इंटरमिक्स हुई और मॉडर्न इंडियन पॉपुलेशन को शेप किया। इस तरह जेनेटिक्स हमें आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को नए पर्सपेक्टिव से समझने का मौका देता है, जिससे हम एंशिएंट हिस्ट्री और ह्यूमन माइग्रेशंस के बारे में और भी सटीक जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसलिए आज के समय में जेनेटिक एविडेंस का रोल इस डिबेट में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। फैक्ट 2, जेनेटिक एविडेंस इन द डिबेट। रीसेंट जेनेटिक स्टडीज बताती हैं कि इंडियन पॉपुलेशंस में दो प्राइमरी एंसेस्ट्रल कंपोनेंट्स हैं। एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियंस जिन्हें ANI कहा जाता है और एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस जिन्हें ASI कहा जाता है। एंसेस्ट्रल कंपोनेंट्स किसी भी पॉपुलेशन को अपने पूर्वजों से विरासत में मिले जेनेटिक मार्कर्स को दर्शाते हैं। ANI का जेनेटिक मेकअप सेंट्रल एशियंस और यूरोपियन से मिलता जुलता है, जबकि ASI का मेकअप साउथ एशियन इंडिजिनस पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ है। इंडिजिनस पॉपुलेशन का मतलब है किसी एरिया के ओरिजिनल निवासी जो वहां लंबे समय से बसे हुए हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि हिस्टोरिकल माइग्रेशंस, जिनमें आर्यन माइग्रेशन भी शामिल है, ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जेनेटिक डाइवर्सिटी को शेप किया है। ANI और ASI के बीच का जेनेटिक डिफरेंस यह दर्शाता है कि इंडियन पॉपुलेशन में एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मिक्सिंग है, जहां अलग अलग ग्रुप्स ने एक दूसरे से इंटरैक्ट किया। आर्यन माइग्रेशन भी इसी मिक्सिंग का एक हिस्सा माना जा सकता है, जिसने नॉर्दर्न इंडिया के जेनेटिक लैंडस्केप में सिग्निफिकेंट योगदान दिया। ये जेनेटिक एविडेंस आर्यन माइग्रेशन थ्योरी के लिए एडिशनल सपोर्ट प्रदान करता है और बताता है कि कैसे डिफरेंट पॉपुलेशंस की इंटरैक्शंस ने मॉडर्न इंडियन जेनेटिक पूल को डेवलप किया। इस तरह जेनेटिक्स हमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट की कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री और उसमें हुई माइग्रेशंस को समझने में मदद करता है। फैक्ट 3, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का स्प्रेड जेनेटिक एविडेंस से भी जुड़ा हुआ है। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली में हिंदी, बंगाली, पंजाबी और संस्कृत जैसी लैंग्वेजेस शामिल हैं और इसका ओरिजिन सेंट्रल एशिया में माना जाता है। ये लैंग्वेज फैमिली बहुत वास्ट है और इसके स्पीकर्स यूरोप से लेकर इंडिया तक फैले हुए हैं। जेनेटिक्स से ये भी इंडिकेशन मिलता है कि लैंग्वेजेस और पॉपुलेशंस ने एक साथ माइग्रेट किया होगा, यानी जब लोग एक जगह से दूसरी जगह गए तो उनके साथ उनकी लैंग्वेजेस भी फैली। जेनेटिक स्टडीज से पता चलता है कि जिस तरह से पॉपुलेशंस ने माइग्रेट किया, उसी तरह उनकी लैंग्वेजेस भी नए रीजन्स में फैलती गईं। इस तरह जेनेटिक एविडेंस और लिंग्विस्टिक एविडेंस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और ये समझने में मदद करते हैं कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस
इतनी वाइडली डिस्पर्स्ड कैसे हुई। इस कनेक्शन से यह भी समझ में आता है कि पॉपुलेशन मूवमेंट्स और लैंग्वेज स्प्रेड का एक डीप रिलेशनशिप है जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में डेवलप हुआ है। फैक्ट 4, R1A1A हैप्लोग्रुप। R1A1A हैप्लोग्रुप आर्यन डिबेट में सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाले जेनेटिक मार्कर्स में से एक है। ये एक वाई क्रोमोसोम डीएनए मार्कर है जो मेनली मेल्स में पाया जाता है और सेंट्रल एशिया से लेकर इंडिया तक वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस जेनेटिक मार्कर की हाई फ्रीक्वेंसी नॉर्दर्न इंडिया में पाई जाती है और इसी वजह से आर्यन माइग्रेशन थ्योरी के सपोर्टर्स इसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस के रूप में देखते हैं। ये मार्कर सेंट्रल एशिया और नॉर्दर्न इंडिया के बीच एक जेनेटिक लिंक सजेस्ट करता है जो आर्यन माइग्रेशन की पॉसिबिलिटी को सपोर्ट करता है। जेनेटिक स्टडीज में यह पाया गया है कि R1A1A हैप्लोग्रुप सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्दर्न इंडिया तक के पॉपुलेशंस में कॉमन है, जिससे यह माना जा सकता है कि हिस्टोरिकल माइग्रेशंस इंक्लूडिंग आर्यंस ने इस जेनेटिक मार्कर को वाइडली स्प्रेड किया होगा। इस मार्कर की प्रेजेंस और डिस्ट्रीब्यूशन से यह आइडिया मिलता है कि कैसे एंशिएंट पॉपुलेशंस ने माइग्रेट किया और एक दूसरे के साथ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया। इसी वजह से R1A1A हैप्लोग्रुप आर्यन डिबेट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फैक्ट 5, इंडिजिनस डेवलपमेंट थ्योरी। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि इंडियन सिविलाइजेशन का विकास पूरी तरह से इंडिजिनस था, जिसे इंडिजिनस डेवलपमेंट थ्योरी कहा जाता है। ये स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया की सिविलाइजेशन बाहर से आए माइग्रेशंस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इसका विकास लोकल पॉपुलेशंस के बीच ही हुआ। ये लोग जेनेटिक्स का यूज करके ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन में एंशिएंट टाइम से लेकर आज तक जेनेटिक कंटिन्यूटी रही है। मतलब जो जीन्स आज इंडियन पॉपुलेशन में पाए जाते हैं वो हजारों साल से यहाँ के लोगों में मौजूद रहे हैं। इस थ्योरी के अनुसार कोई मेजर आउटसाइड माइग्रेशन जैसे कि आर्यन माइग्रेशन का कोई सॉलिड जेनेटिक एविडेंस नहीं मिलता। ये स्कॉलर्स ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पहले से ही एक रिच और डेवलप्ड कल्चर था जो आउटसाइड इन्फ्लुएंस के बिना ही विकसित हुआ। इस पर्सपेक्टिव से इंडिजिनस डेवलपमेंट थ्योरी इंडियन सिविलाइजेशन की यूनिकनेस और कंटिन्यूटी पर जोर देती है, जो कि एक्सटर्नल माइग्रेशंस के बिना भी फ्लरिश हुई है। फैक्ट 6, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जेनेटिक्स भी आर्यन डिबेट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रीसेंट जेनेटिक स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि हड़प्पन लोगों का जेनेटिक मेकअप लार्जली ASI रिलेटेड था, यानी वे एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन से जुड़े हुए थे। जब आर्यन माइग्रेशन हुआ तो उसके बाद इंडियन पॉपुलेशन में ANI कंपोनेंट यानी एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियंस का जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऐड हुआ। इससे यह समझ में आता है कि हड़प्पन कल्चर आर्यन माइग्रेशन से काफी पहले से ही वेल एस्टैब्लिश्ड था और उस समय की पॉपुलेशन में ASI कंपोनेंट डोमिनेंट था। जेनेटिक एविडेंस से यह भी पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी थी जिसका विकास एक्सटर्नल आर्यन इन्फ्लुएंस के बिना हुआ था। आर्यन माइग्रेशन के बाद ANI कंपोनेंट के आने से पॉपुलेशंस में जेनेटिक मिक्सिंग हुई, लेकिन हड़प्पन कल्चर का फाउंडेशन आर्यंस के आने से पहले ही मजबूत था। इससे यह साबित होता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक इंडिजिनस डेवलपमेंट थी जो आर्यन माइग्रेशन के बहुत पहले ही साउथ एशियन रीजन में फ्लरिश हो चुकी थी। फैक्ट 7, कल्चरल एंड जेनेटिक मिक्सिंग। जेनेटिक एविडेंस ये इंडिकेट करता है कि आर्यन माइग्रेशन के बाद कल्चरल और जेनेटिक मिक्सिंग बहुत एक्सटेंसिव थी। इसका मतलब है कि जो आज का इंडियन कल्चर है वो एक सिंथेसिस है कई डिफरेंट पॉपुलेशंस का जो हजारों साल से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बसते आए हैं। आर्यंस के आने के बाद लोकल पॉपुलेशंस के साथ उनका इंटरैक्शन हुआ जिससे कल्चरल और जेनेटिक फ्यूजन हुआ। यह फ्यूजन सिर्फ एक ग्रुप तक सीमित नहीं था, बल्कि समय के साथ
कई अलग अलग पॉपुलेशंस ने आपस में इंटरैक्ट किया, जिससे एक रिच और डाइवर्स कल्चर डेवलप हुआ। यही कारण है कि इंडिया की डाइवर्सिटी इतनी यूनिक और कॉम्प्लेक्स है। इस कल्चरल और जेनेटिक मिक्सिंग ने इंडियन सिविलाइजेशन को एक ऐसा रूप दिया जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। इस मिक्सिंग की वजह से आज का इंडियन कल्चर और हेरिटेज इतना रिच और वाइब्रेंट है। जेनेटिक स्टडीज ये भी सजेस्ट करती हैं कि ये मिक्सिंग का प्रोसेस एक लंबा इवोल्यूशनरी प्रोसेस था जो कई जनरेशंस में डेवलप हुआ। यही कल्चरल और जेनेटिक फ्यूजन आज के इंडिया की पहचान है। फैक्ट 8, स्केप्टिसिज्म अबाउट आर्यन इन्वेजन। कुछ रिसर्चर्स आर्ग्यू करते हैं कि आर्यन माइग्रेशन को आर्यन इन्वेजन के रूप में देखना गलत है। उनका मानना है कि आर्यंस का आना किसी वायलेंट इन्वेजन जैसा नहीं था। जेनेटिक्स से भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता कि आर्यंस ने लार्ज स्केल वायलेंस या पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट किया हो। इसके बजाय जेनेटिक स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि आर्यंस और लोकल पॉपुलेशंस के बीच पीसफुल मिक्सिंग और कल्चरल एसिमिलेशन हुआ। इसका मतलब यह है कि आर्यन माइग्रेशन के दौरान पॉपुलेशंस ने आपस में धीरे धीरे इंटरैक्ट किया और एक दूसरे के साथ कल्चरली और जेनेटिकली मर्ज हुए। इसे वायलेंट इन्वेजन की बजाय एक नेचुरल प्रोसेस के रूप में देखा जाना चाहिए, जहां डिफरेंट ग्रुप्स ने आपस में कल्चरल और जेनेटिक एलिमेंट्स एक्सचेंज किए। ये पर्सपेक्टिव ये भी बताता है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी हमें दिखती है वो ऐसे पीसफुल इंटरैक्शंस का नतीजा है। इसलिए कई स्कॉलर्स इस बात पर जोर देते हैं कि आर्यन माइग्रेशन को एक इन्वेजन के रूप में देखना हिस्टोरिकल और जेनेटिक एविडेंस के साथ न्याय नहीं करता, बल्कि इसे कल्चरल और जेनेटिक फ्यूजन के एक प्रोसेस के रूप में समझा जाना चाहिए। फैक्ट 9, द्रविडियन एंड आर्यन जेनेटिक्स। द्रविडियन स्पीकिंग पॉपुलेशंस और आर्यन स्पीकिंग पॉपुलेशंस के बीच जेनेटिक डिफरेंसेस को लेकर काफी डिबेट्स होती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इन दोनों ग्रुप्स के बीच सिग्निफिकेंट जेनेटिक डिफरेंसेस हैं, जबकि कुछ इस पर सवाल उठाते हैं। लेकिन जेनेटिक्स से जो एविडेंस मिला है वो दिखाता है कि भले ही लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हों, इंडियन पॉपुलेशंस की जेनेटिक हिस्ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स है। जेनेटिक स्टडीज ये रिवील करती हैं कि द्रविडियन और आर्यन स्पीकिंग पॉपुलेशंस के बीच काफी ओवरलैप्स हैं और शेयर्ड एंसेस्ट्री है। इसका मतलब यह है कि इंडियन पॉपुलेशंस की हिस्ट्री में कई तरह के माइग्रेशंस और इंटरमिक्सिंग हुए हैं, जिसके चलते आज की जेनेटिक मेकअप इतनी डाइवर्स और इंटरकनेक्टेड है। इन ओवरलैप्स और शेयर्ड एंसेस्ट्रीज से यह भी पता चलता है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पॉपुलेशंस ने समय के साथ एक दूसरे के साथ काफी इंटरैक्ट किया है, जिससे जेनेटिक और कल्चरल बाउंड्रीज ब्लर्ड हो गई हैं। भले ही लिंग्विस्टिक ग्रुप्स अलग अलग हों, जेनेटिक्स हमें बताती है कि इन पॉपुलेशंस में कई कॉमन जेनेटिक थ्रेड्स हैं जो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में डेवलप हुए हैं। इस तरह इंडियन पॉपुलेशंस की जेनेटिक डाइवर्सिटी को समझने के लिए हमें लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस के साथ साथ शेयर्ड जेनेटिक हेरिटेज को भी ध्यान में रखना चाहिए। फैक्ट 10, रेलेवेंस ऑफ द राखीगढ़ी एविडेंस। राखीगढ़ी, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट मानी जाती है, से मिले जेनेटिक एनालिसिस ने आर्यन डिबेट में नई रोशनी डाली है। राखीगढ़ी के ह्यूमन रिमेन्स की जेनेटिक स्टडी ने हड़प्पन लोगों के एंसेस्ट्री और जेनेटिक मेकअप के बारे में अहम जानकारी दी है। राखीगढ़ी स्पेसिमेंस की जेनेटिक एनालिसिस में एक स्ट्रॉन्ग ASI कंपोनेंट पाया गया, जो साउथ एशिया की इंडिजिनस पॉपुलेशन से मेल खाता है। इससे पता चलता है कि हड़प्पन लोग भारतीय उपमहाद्वीप में डीपली रूटेड थे और उनकी एंसेस्ट्री एंशिएंट इंडिजिनस पॉपुलेशन से जुड़ी हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण फाइंडिंग यह है कि राखीगढ़ी स्पेसिमेंस में स्टेपी एंसेस्ट्री का एब्सेंस है, जो आर्यंस के साथ जुड़ी मानी जाती है। इसका मतलब है कि हड़प्पन पॉपुलेशन पर स्टेपी पेस्टोरलिस का जेनेटिक इन्फ्लुएंस नहीं था जब इंडस सिविलाइजेशन अपने पीक पर थी। राखीगढ़ी के इंडिविजुअल्स का जेनेटिक मेकअप आज के साउथ एशियन पॉपुलेशन में भी मिलता है, जो हड़प्पन एरा से लेकर आज तक जीन पूल में कंटिन्यूटी को दिखाता है। राखीगढ़ी में स्टेपी एंसेस्ट्री का ना होना इस थ्योरी को चैलेंज करता है कि आर्यंस के आने से इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जेनेटिक लैंडस्केप
ड्रामेटिकली बदल गया। ये इस बात को सपोर्ट करता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिजिनस थी और आर्यन इन्फ्लुएंस के बिना विकसित हुई थी। ये फाइंडिंग्स इंडिजिनस डेवलपमेंट थ्योरी को भी सपोर्ट करती हैं, जो कहती है कि इंडियन सिविलाइजेशन मुख्य रूप से इंडिजिनस पॉपुलेशन से विकसित हुई थी, बिना किसी सिग्निफिकेंट आर्यन इन्फ्लुएंस के। राखीगढ़ी एविडेंस सजेस्ट करता है कि आर्यन माइग्रेशन के साथ कल्चरल और जेनेटिक मिक्सिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद हुई, जिससे ये इंटरैक्शन बाद में हुआ। इस तरह राखीगढ़ी स्पेसिमेंस की जेनेटिक एनालिसिस आर्यन इन्वेजन थ्योरी पर सवाल उठाती है और भारतीय उपमहाद्वीप में सिविलाइजेशन के कंटिन्यूअस इंडिजिनस डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है। राखीगढ़ी से मिले जेनेटिक एविडेंस आउट ऑफ इंडिया थ्योरी को स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं करता है। आइए समझते हैं क्यों। आउट ऑफ इंडिया थ्योरी ये मानती है कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस और शायद ये लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ओरिजिनेट हुए और वहां से एशिया और यूरोप के दूसरे देशों में फैले। ये थ्योरी आर्यन माइग्रेशन थ्योरी के विपरीत है, जो कहती है कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस सेंट्रल एशिया से करीब 1500 बीसीई में इंडिया में आईं। राखीगढ़ी के ह्यूमन रिमेन्स की जेनेटिक एनालिसिस से पता चला है कि इंडस सिविलाइजेशन के लोग मुख्य रूप से एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन यानी ASI कंपोनेंट से बने थे और उनमें स्टेपी एंसेस्ट्री, जो इंडो यूरोपियन स्पीकिंग पॉपुलेशन से जुड़ी है, का कोई सिग्निफिकेंट ट्रेस नहीं मिला है। इसका मतलब है कि हड़प्पन लोगों पर साउथ एशिया के बाहर से कोई बड़ा जेनेटिक इन्फ्लुएंस नहीं था। हड़प्पन जेनेटिक प्रोफाइल में स्टेपी एंसेस्ट्री का न होना यह दर्शाता है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट से बाहर कोई सिग्निफिकेंट माइग्रेशन नहीं हुआ, जिसने सेंट्रल एशिया और यूरोप के पॉपुलेशंस को प्रभावित किया हो। अगर आउट ऑफ इंडिया थ्योरी सही होती तो हमें साउथ एशियन जेनेटिक मार्कर्स सेंट्रल एशिया और यूरोप की एंशिएंट पॉपुलेशंस में देखने को मिलते, लेकिन ऐसा नहीं है। एविडेंस से पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का विकास लार्जली इंडिपेंडेंट था, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही हुआ। ये आउट ऑफ इंडिया थ्योरी की बजाय इस बात को ज्यादा सपोर्ट करता है कि हड़प्पन लोग साउथ एशिया के इंडिजिनस लोग थे। राखीगढ़ी का जेनेटिक एविडेंस इस बात को सपोर्ट करता है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन लॉन्ग स्टैंडिंग और इंडिजिनस थी, लेकिन ये आउट ऑफ इंडिया थ्योरी के साथ अलाइन नहीं होता। फाइंडिंग्स सजेस्ट करती हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिजिनस थी और इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का स्प्रेड इंडिया में शायद बाद में सेंट्रल एशिया से माइग्रेशंस के जरिए हुआ था। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि आर्यन डिबेट का केवल एकेडमिक सिग्निफिकेंस नहीं है, बल्कि इसके पॉलिटिकल और सोशल इंप्लीकेशंस भी हैं। कई बार कुछ ग्रुप्स आर्यन माइग्रेशन थ्योरी का यूज अपने सोशल और पॉलिटिकल एजेंडाज को जस्टिफाई करने के लिए करते हैं। वो इस थ्योरी के आधार पर अलग अलग नैरेटिव्स बनाते हैं जो उनके स्पेसिफिक इंटरेस्ट को सपोर्ट करते हैं। इस डिबेट का असर सिर्फ इतिहास पर नहीं, बल्कि आज के समय में भी देखा जा सकता है, जहां लोग अपनी पहचान, संस्कृति और पावर डायनामिक्स को लेकर इस थ्योरी का यूज करते हैं। इस वजह से जेनेटिक एविडेंस को बहुत केयरफुली इंटरप्रेट करने की जरूरत है, ताकि हिस्टोरिकल फैक्ट्स को पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए गलत तरीके से यूज ना किया जाए। जेनेटिक्स से हमें जो इंसाइट्स मिलती हैं, उन्हें अनबायस्ड और साइंटिफिकली साउंड तरीके से समझना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स को ट्विस्ट करके प्रेजेंट डे सोशल और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को फ्यूल करने के लिए मिसयूज किया जा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम आर्यन डिबेट में साइंटिफिक एविडेंस को सही कॉन्टेक्स्ट में समझें और उसे किसी भी प्रकार के मिसलीडिंग एजेंडाज से दूर रखें, ताकि हिस्ट्री की सही और बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में बस इतना ही। बहुत जल्द इतिहास कोश एक्सप्लेनर्स के एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।